Goal, nation's leading institute. हेलो स्टूडेंट्स, मैं M.K. भारती, सीनियर फैकल्टी ऑफ गोल इंस्टीट्यूट। और मेरे हाथ में AITS का मेजर टेस्ट 01 फॉर नीट, जिसे आपने 19 मार्च को दिया था। उसी में कुछ इनऑर्गेनिक के क्वेश्चंस हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, और आप लोगों को एनालाइज करना है कि आप कितना परफॉर्मेंस कर सके हैं AITS में। उसी का सॉल्यूशन विथ एक्सप्लेनेशन आज मैं देने जा रहा हूं। देखिए, शुरुआत है क्वेश्चन नंबर 1 से, और क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है कि द फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन वाज ऑलमोस्ट आइडेंटिकल विथ। तो जिस समय आप लोगों को पीरियोडिसिटी पढ़ाया जा रहा था, उस समय आयोनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में कॉन्सेप्ट दिया जा रहा था, और ये कहा गया था कि इनर्ट गैस इनर्ट होता है, उसके इलेक्ट्रॉन आसानी से निकलने वाले नहीं होते हैं ड्यू टू ऑक्टेट फॉर्मेशन। तो जब उसका स्टेबल हो कॉन्फ़िगरेशन, तो देखा गया कि इनर्ट गैस में जैसे जैसे एटॉमिक साइज बढ़ता है, आप जानते हैं कि उसका आयोनाइजेशन एंथैल्पी घटता है। ये पाया गया कि जेनन का आयोनाइजेशन एंथैल्पी सभी इनर्ट गैसेस में कम होता है, और उसका आयोनाइजेशन एंथैल्पी मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन के लगभग सेम होता है, एप्रोक्सेम। यही कारण है कि जेनन विथ मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम फ्लोरीन के साथ कंपाउंड का फॉर्मेशन कर लेता है। इसलिए 1 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर 4। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि डिटर्जेंट हैविंग जर्मिसिडियल प्रॉपर्टी, यानी कि जर्म्स को डिस्ट्रॉय करने वाला प्रॉपर्टी डिटर्जेंट पाउडर में या डिटर्जेंट बार में वो क्या होता है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि जब वो सोडियम या पोटेशियम का फैटी सॉल्ट होता है, तो केटायनिक पार्ट होता है जो जर्म्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। इसलिए यहाँ पर आप लोगों को ये मेमोरी बेस्ड है, आप लोगों को ध्यान रखना है डिटर्जेंट पाउडर में जर्मिसिडियल प्रॉपर्टी जो होता है वो केटायनिक पार्ट का होता है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर 2 ये सही है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का। आपने नाइट्रिक एसिड के प्रॉपर्टी को देखा होगा, पहचाना होगा पी ब्लॉक में। हर एसिड मेटल के साथ डिफरेंट कंडीशन में रिएक्शन करता है, और ये क्वेश्चन नंबर 4 को जरा देखिए। कहता है कि द गैस इवॉल्व्ड अपॉन रिएक्टिंग जिंक मेटल विथ डाइल्यूट HNO3। HNO3 का 3 कंडीशन होता है मेनली, एक वेरी डाइल्यूट, एक डाइल्यूट जिसको कहते हैं मॉडरेटली डाइल्यूट, और एक होता है कॉन्सेंट्रेटेड। उनमें से यहां पर कंडीशन है डाइल्यूट, मतलब मॉडरेटली। आप लोग को ध्यान रखना है कि HNO3 के साथ वेरी डाइल्यूट मतलब 20 to 30% जब रिएक्शन मेटल का होता है ना, तो डी ब्लॉक मेटल वगैरह जो है वो पी ब्लॉक मेटल, ये सब वो देता है N2O। बट जिंक, टीन और आयरन ये कोई गैस का एवोल्यूशन वेरी डाइल्यूट में नहीं कर पाता है, बट वही रहेगा मॉडरेटली डाइल्यूट। तो जिंक जो है वो N2O यानी नाइट्रस ऑक्साइड इस कंडीशन में देता है। तो यहां पर आंसर हो जाएगा N2O, जिसको आप लोग कहते हैं लाफिंग गैस। तो सही ऑप्शन है 2, क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन 2। अब देखिए, द इनकरेक्ट कोड रिगार्डिंग शेप अगर दिया जाए तो 4 तरह का ऑप्शन दिया हुआ है, लीनियर शेप, पिरामिडल शेप, टेट्राहेड्रल शेप और ट्रायंगुलर प्लेनर शेप। जो ऑप्शन सही है उसके सामने के एग्जाम्पल में वो आपको दिखाना है। आपने क्वेश्चन नंबर 5 का शेप, ये आपने देखा होगा एजाइड आयन वो लीनियर होता है, साइनोजन लीनियर होता है, ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन है वो लीनियर होता है, sp हाइब्रिडेशन। ट्राई आयोडाइड आयन
हालांकि हाइब्रिडेशन इसमें sp3d होता है, बट 3 लोन पेयर होने की वजह से उसका शेप जो है वो लीनियर हो जाता है। और लोन पेयर रहता कहाँ? इक्वेटोरियल पर, और एक्सियल पर दोनों आयोडीन सेंट्रल आयोडीन के सराउंडिंग में चलाता है, इसलिए उसका शेप कैसा है? लीनियर। तो अगर आप गौर करेंगे शेप रिगार्डिंग हाइब्रिडाइजेशन, तो यहां पर आप लोगों को दिख रहा होगा ऑप्शन नंबर 4 जो इनकरेक्ट है, क्योंकि मिथाइल के साथ कार्बन है प्लस चार्ज के साथ, इसमें होता है sp2 हाइब्रिडेशन, और यहां दिया हुआ ट्रायगोनल प्लेनर, sp2 तो है, ट्रायगोनल प्लेनर है, CH3 का ये फ्री रेडिकल है। अब फ्री रेडिकल मोस्टली sp2 हाइब्रिडेशन शो करता है, ट्रायगोनल प्लेनर है, लेकिन कार्ब एनायन जो है वो CH3 पर माइनस, कार्ब एनायन, ये कार्ब एनायन और ये कार्ब एनायन, यहां पर ये शेप होता है sp3 के कारण टेट्राहेड्रल। तो ट्रायगोनल प्लेनर नहीं है, कार्ब एनायन का हाइब्रिडेशन होता है sp3 जो कहलाता है टेट्राहेड्रल, और ये टेट्राहेड्रल है, इसीलिए इसका आंसर जो है वो सही मैच नहीं कर रहा है ऑप्शन नंबर 4 में। इस तरह से देखा आपने 5 क्वेश्चंस इनऑर्गेनिक के इसमें लगातार आए हुए हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10, उसमें कहता है एमंग द फॉलोइंग विच इज एम्फोटेरिक इन नेचर। डी ब्लॉक में बेसिक नेचर जो है वो लेफ्ट टू राइट घटता चला जा रहा है। डी ब्लॉक का एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, जैसे जैसे हम लेफ्ट से राइट की ओर जाएंगे कि उसका बेसिक नेचर घटेगा और एसिडिक नेचर जो है वो बढ़ने लगेगा। बीच में आकर मिडिल में आकर डी ब्लॉक में वेनेडियम है, क्रोमियम है, ये सब, उसमें एम्फोटेरिक नेचर की शुरुआत हो जाती है। चूंकि वेनेडियम है ग्रुप नंबर 5 में, इसलिए ये पता है आप लोगों को कि V2O3, V2O4, V2O5 मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर में है V2O5, इसलिए एम्फोटेरिक नेचर में इनमें से V2O5 मोस्ट कॉमन माना जाता है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3। V2O3 बेसिक नेचर माना जाता है, V2O4 बेसिक नेचर माना जाता है, लेकिन V2O5 एम्फोटेरिक, एसिडिक और बेसिक दोनों के बीच का प्रॉपर्टी है V2O5 में, इसलिए उसको कहा जाता है एम्फोटेरिक। तो इस तरह से आपने क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर देखा, ऑप्शन नंबर 3। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15, एमंग द फॉलोइंग विच वन कैनॉट बी कैलकुलेटेड बाय बॉर्न-हाइवर साइकिल। और बॉर्न-हाइवर साइकिल क्वेश्चन नंबर 15 को देखिए। बॉर्न-हाइवर साइकिल, इसमें आप लोगों ने देखा होगा आयनिक बॉन्ड के फॉर्मेशन के दरमियान में कि शुरू में आता है हीट ऑफ सब्लिमेशन मेटल के लिए, फिर आता है आयोनाइजेशन एंथैल्पी मेटल के लिए, नॉन मेटल के लिए आता है हीट ऑफ डिसोसिएशन, क्योंकि नॉन मेटल एग्जिस्ट करता है मॉलिक्यूलर फॉर्म में, तो मॉलिक्यूल को ब्रेक करवाना है, एटम के फॉर्म में लाना है, गैसियस आइसोलेटेड एटम, तो हीट ऑफ डिसोसिएशन। फिर नॉन मेटल है, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा वो, तो मेटल से जो इलेक्ट्रॉन लूज किया है नॉन मेटल गेन करेगा। कैल्शियम यहाँ पर मेटल है, ऑक्सीजन नॉन मेटल है, कैल्शियम लूज करेगा, उसके लिए आयोनाइजेशन एंथैल्पी चाहिए कैल्शियम का। ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी है, उसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हो गया, और केटायन एनायन के बीच कॉम्बिनेशन से जो एनर्जी निकलती है उसको कहते हैं लैटिस एनर्जी। यानी कि गैसियस पार्टिकल के कॉम्बिनेशन से अगर 1 मोल किसी क्रिस्टल का फॉर्मेशन होता हो तो इस दरमियान में जितनी एनर्जी रिलीज करता है ना उसको कहते हैं लैटिस एनर्जी। इसका मतलब कि बॉर्न-हाइवर साइकिल में फॉर्मूले में 3 ऑप्शन जो है वो 3 ठो सही है। ऑप्शन नंबर 3 में लिखा हुआ है हाइड्रेशन एंथैल्पी, जिसको कोई लेना देना नहीं है बॉर्न-हाइवर साइकिल में, यानी कि हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड में हाइड्रेशन एंथैल्पी का कोई रोल नहीं है, इसलिए सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। जो कहा गया है इनमें से कौन है जो नहीं यूज किया जा रहा है बॉर्न-हाइवर फार्मूला में? ऑप्शन नंबर 3। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3। 16 को देखिए।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज ओर ऑफ कॉपर? बॉक्साइट सबको पता है, एल्युमिनियम का ओर है। हेमेटाइट आयरन का ओर है। मैग्नेटाइट आयरन का ही ओर है, बट मैलाकाइट कॉपर का ओर है। और मैलाकाइट का फॉर्मूला होता है CuCO3CuOH का होल ट्वाइस। ये है ओर ऑफ कॉपर, नाम है मैलाकाइट। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। इस तरह से आपने देखा इनऑर्गेनिक का क्वेश्चंस बहुत ही आसान होता है, बस कॉन्सेप्ट का ही इस्तेमाल करना है। अब यहां देखिए क्वेश्चन नंबर 24 को, कि द अल्कली मेटल विच डू नॉट फॉर्म इथाइनाइड ऑन रिएक्शन विथ इथाइन। क्वेश्चन नंबर 24, और इस क्वेश्चन नंबर 24 में इथाइन का फॉर्मूला है ऐसा। ये दोनों जो है ना वो एसिडिक हाइड्रोजन माना जाता है, और एसिडिक हाइड्रोजन होने के नाते वो अल्कली मेटल इस हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा जिसका आई कम हो, यानी कि रिएक्टिविटी ज्यादा हो। और उसमें आता है सोडियम, पोटेशियम, ये सब। लिथियम कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, और लिथियम का रिएक्टिविटी कम होता है, इसलिए यहां पर हाइड्रोजन को लिथियम जो है वो रिप्लेस नहीं कर पाएगा। अब यहां पर याद रखिएगा कि द अल्कली मेटल विच डो नॉट फॉर्म इथाइनाइड ऑन रिएक्शन विथ इथाइन, इथाइन के साथ रिएक्शन करने पर चूंकि रिएक्टिविटी टॉप टू बॉटम बढ़ती है, लिथियम की रिएक्टिविटी अल्कली मेटल में सबसे कम होगी, उसको रिप्लेस नहीं कर पाएगा। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 25, which reducing agent is employed to get copper from the least low grade copper ore? कॉपर का ओर लो ग्रेड, मान लीजिए मैलाकाइट। यहां पर कॉपर को रिप्लेस कौन कर सकता है ये पूछा गया है। आप जब पढ़े होंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, सुना होगा नाम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बेस्ड ऑन स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। हाइड्रोजन का 0 होता है और आयरन का नेगेटिव में होता है, स्क्रैप आयरन मोर रिएक्टिव, और कॉपर का जो है वो पॉजिटिव होता है। तो जब स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल किसी का ज्यादा हो तो उससे कम वाले एलिमेंट को अगर हम उसके साथ यूज करेंगे उसके साल्ट के सॉल्यूशन में, तो उस कॉपर को रिप्लेस कर देगा। यानी जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा हो किसी और एलिमेंट के कंपैरिजन में, तो उसके एक्वस सॉल्यूशन से उस मेटल को रिड्यूस कर देगा वो एलिमेंट जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कम हो। यहाँ पर कॉपर को आइसोलेट करने के लिए कह रहा है, तो स्वाभाविक है कॉपर से ऊपर हाइड्रोजन है, और हाइड्रोजन से ऊपर जो है वो कई मेटल हैं, उसमें आयरन भी ऊपर में ही है। तो नीचे वाला मेटल कॉपर को ऊपर वाला एलिमेंट जो है वो रिड्यूस कर देगा, इसलिए इसका सही आंसर है बोथ, यानी कि 1 और 2, ऑप्शन नंबर 3। उसी तरह से देखिए क्वेश्चन नंबर 26, मॉलिक्यूलर शेप ऑफ निकल टेट्राकार्बोनाइल एंड निकल टेट्रासाइनाइड। इन दो कॉम्प्लेक्स को देखिए, आप लोग जानते हैं कि दोनों में कार्बन है डोनर एटम, और कार्बन डोनर एटम होता है ना, तो उसका स्प्लिटिंग एनर्जी पेयरिंग एनर्जी से ज्यादा होता है, और जब पेयरिंग एनर्जी से उसका स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा हो तो इलेक्ट्रॉन को पेयरिंग करवाता चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 का देखिएगा, निकेल में 0 ऑक्सीडेशन नंबर है, कन्फिगरेशन होगा आर्गन के बाद 4s2 3d8, और इसके साथ है CO जो है स्ट्रॉन्ग लिगैंड। सबको पेयरिंग करवा देगा, वो ऐसा पेयरिंग करवाएगा कि 8 इलेक्ट्रॉन इसी में चला गया, और यह जो 2 इलेक्ट्रॉन है ना वो भी उसी में आ गया, यानी कि 4s खाली हो चुका है। 4p तो पहले से खाली है ही, हाइब्रिडेशन क्या हो गया sp3, यानी इसका शेप हो गया टेट्राहेड्रल, और निकल टेट्रासाइनाइड।
निकेल में +2 स्टेट है, और जब +2 स्टेट है तो इसका कन्फिगरेशन होगा ऐसा 3d8 4sGO CN स्ट्रॉन्ग लिगेंड। स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, पेयरिंग करवाएगा तो D पर 8 इलेक्ट्रॉन ऐसा हो जाएगा, एक D खाली रह गया। और जब वो D खाली रह जाता है तो आप जानते हैं ना कि लिगेंड जब अटैक करता है ना तो खाली ऑर्बिटल, वैकेंट ऑर्बिटल को यूटिलाइज करता है फॉर हाइब्रिडेशन। तो यहां से शुरू करेगा हाइब्रिडेशन, और उसे 4 ऑर्बिटल चाहिए, तो यहां से DsP2 ये हो गया स्क्वायर प्लेनर, तो ये टेट्राहेड्रल स्क्वायर प्लेनर। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 26 का। ठीक उसी तरह से अब देखिए क्वेश्चन नंबर 28, बहुत ही इंपॉर्टेंट, वही नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन का। आप लोग को बता दें कि क्वेश्चन नंबर 28 का पूछा गया क्वेश्चन, मेटल दैट इज इनसॉल्युबल इन कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 नाइट्रिक एसिड। आपको बता दें कि बेरिलियम, एल्युमिनियम और आयरन, ये 3 ऐसे दुनिया में मेटल्स हैं जो कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ पैसिविटी शो करता है, पैसिव नेचर शो करता है, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ इनसॉल्युबल ऑक्साइड लेयर एट द सरफेस। तो इनसॉल्युबल ऑक्साइड जो फॉर्म कर गया ना, इसका मतलब है कि एल्युमिनियम यहां पर उनमें से एक आ गया। तो एल्युमिनियम यहां पर सही आंसर होगा, क्योंकि वो बना लेता है इनसॉल्युबल एल्युमिनियम ऑक्साइड का एक लेयर, एक फिल्म, और एल्युमिनियम को ढक लेता है, रिएक्शन नहीं होने देता है HNO3 से जो कॉन्सेंट्रेटेड है। इसी फेनोमेनन को कहा जाता है पैसिविटी ऑफ एल्युमिनियम। तो पैसिव नेचर शो करने वाला 3 एलिमेंट, बेरिलियम, एल्युमिनियम और आयरन विथ कॉन्सेंट्रेटेड HNO3। आप लोगों को ध्यान रखना है, यहां पर सही आंसर है एल्युमिनियम। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में पूछा गया है लिस्ट 1 लिस्ट 2 सही मैच करना है। सही मैच करने में आप लोगों को जब तरह तरह के कॉन्सेप्ट दिए गए होंगे तो सुने होंगे आप कि हाइड्रेटेड जियोलाइट, नाम आ गया जियोलाइट, सोडियम एल्यूमिनोसिलिकेट को कहा जाता है जियोलाइट, और हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट करने में इसका यूज होता है। यानी कि ऑप्शन, ये जो स्टेटमेंट लिस्ट 1 में ए का है, मैच करता है 4 से। अब आपको देखना है चारों ऑप्शन में 1 2 3 4 में ए का मैचिंग 4 के साथ कहां लिखा हुआ है। आप डायरेक्ट देख सकते हैं ऑप्शन नंबर 2 में। अगर एक कॉन्फिडेंस के साथ पता चल गया कि इसका सही आंसर ये है मैच करता हुआ, तो तीनों को मैच करवाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो बिल्कुल यूनिक ऑप्शन दिया हुआ है कि ए का मैचिंग 4 के साथ, और वो है ऑप्शन नंबर 2। बाकी सब बिल्कुल सही होगा। टाइम पास मत कीजिएगा एग्जाम में। एक बार भी अगर सही मैच हो गया ना एक ठो भी, तो बाकी के लिए आप दिमाग मत खटाइएगा। इसलिए अब आप लोगों को पता चल गया ना कि ऑप्शन नंबर 2 इसका सही मैचिंग में जा रहा है। क्यों? क्योंकि ए का मैचिंग 4 के साथ है, और चारों ऑप्शन में देखिए ए के साथ 4th ऑप्शन में कोई मैचिंग नहीं है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर क्या हो गया 2। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31 का। 31 में एक स्टेटमेंट दिया हुआ है कि फॉर्मूला ऑफ ऑक्सो एनायन ऑफ मैंगनीज, मैंगनीज के साथ ऑक्सीजन, उस पर चार्ज होगा नेगेटिव। ऑप्शन नंबर 1 में देखिए, 2 में देखिए, 4 में देखिए। तीसरा में आयन है ही नहीं, वो कंपाउंड है। तीसरा तो ऐसे ही कैंसिल हो गया। फिर कहता है इन 4 ऑप्शन में से वो कौन है जिसका ऑक्सीडेशन नंबर ग्रुप नंबर के बराबर है। जानते हैं ना कि मैग्नीज का ग्रुप नंबर है 7, तो +7 ऑक्सीडेशन नंबर कहां है वो चेक करना होगा। और ये आप ऑक्सीडेशन नंबर डायरेक्ट कैलकुलेट किए होंगे, पहले ही आपको मिल गया होगा। ऑप्शन नंबर 1 इसमें है +7। ऑप्शन नंबर 2 जो मैग्नेट आयन है उसमें है +6, MnSO4 +2 और MnO2 पर माइनस है। इसका मतलब कि यहां पर +3 है। तो +7 शो करने वाला सिर्फ ऑप्शन नंबर 1 में है, जो ग्रुप नंबर से मैच कर गया। सही आंसर कौन हो गया? ऑप्शन नंबर 1।
ये था केमिस्ट्री के क्वेश्चन सेक्शन ए का, इतना सारा क्वेश्चन। अब देखिए सेक्शन बी में क्वेश्चन नंबर 36 को देखिए। और क्वेश्चन नंबर 36 में कुछ कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, स्टेटमेंट। कहता कि ऑन द बेसिस ऑफ CFT, जो आपने पढ़ा था कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, CFT, उसमें कहता है कि स्प्लिटिंग एनर्जी जो ऑक्टाहेड्रल है डेल्टा O, अगर डेल्टा O P से पेयरिंग एनर्जी से कम है तो कहेंगे ना कि वो लिगैंड वीक लिगैंड होगा, और वीक हो तो D6 जो रहता है ना, उसका स्प्लिटिंग जो करवाया है ऑक्टाहेड्रल में, वो ऐसा होता है T2G नीचे, EG ऊपर। अब 6 इलेक्ट्रॉन को भरना है वीक लिगेंड के लिए, तो 1 2 3 4 5 6, इसका मतलब T2G 4 हो गया, EG पर 2 इलेक्ट्रॉन 2 हो गया। कहां मैच किया देख लीजिए आंसर, ऑप्शन नंबर 3, पता चल गया ना। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 40 को देखिए। ग्रुप नंबर 16 जिसको कहते हैं चारकोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, और कहता है कि ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ग्रुप नंबर 16 इनमें से कौन है। तो सही ऑर्डर में आप जानते हैं ना कि ऑक्सीजन गैस है, उसका सबसे कम होगा, तो ऑक्सीजन सबसे कम यहाँ पर 3 ऑप्शन दिया हुआ है, 1 2 3। उसके बाद आप लोगों को ये भी पता है कि बॉइलिंग पॉइंट टॉप टू बॉटम बढ़ता चला जाता है, तो बॉइलिंग पॉइंट टॉप टू बॉटम जब बढ़ेगा तो स्वाभाविक है कि उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। तो इसका क्वेश्चन नंबर 40 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। अकॉर्डिंग टू पीरियोडिसिटी आपने देखा होगा इसको। तो इस तरह से इनऑर्गेनिक के क्वेश्चंस जो आप देख रहे हैं वो बिल्कुल कॉन्सेप्टिक है, और सही आंसर आप लोग खुद ढूंढ लिए होंगे। उम्मीद है इसमें गलती आप नहीं की होंगे। देखिए अब 2 क्वेश्चन और बचा हुआ है इनऑर्गेनिक का इस AITS के पहले टेस्ट में, जो नीट बेस्ड कहा जाता है मेजर टेस्ट। तो क्वेश्चन नंबर 45 को देखिए। स्ट्रक्चर ऑफ जेनन फ्लोराइड डाइफ्लोराइड लीनियर होता है, और जेनन डाइऑक्सी डाइफ्लोराइड ये सी सॉ शेप होता है। आपने पढ़ा होगा हाइब्रिडेशन में और वेस्पर थ्योरी में भी, दोनों में। तो यहां पर जेनन क्वेश्चन नंबर 45 का जेनन का तीनों पेयर जो है वो इक्वेटोरियल पर है, और फ्लोरीन ऐसा है, तो हो गया लीनियर शेप। और उसी जेनन के साथ डाइऑक्सी डाइफ्लोराइड, आप जानते हैं कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम विल ऑक्यूपाई एक्सियल पोजीशन, दोनों फ्लोरीन और दोनों ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड यहां है, और एक लोन पेयर जो बच गया ना वो यहां है इक्वेटोरियल पर, ये कहलाता सी सॉ शेप। तो सी सॉ शेप जो है वो ऑप्शन नंबर 3 में है। इसका सही आंसर कौन हो गया? क्वेश्चन नंबर 45 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 46, ये इनऑर्गेनिक का आखिरी क्वेश्चन। आपने चेक किया होगा, लगभग सभी आंसर आपका सही आया होगा AITS 1 में, मेजर टेस्ट 1 में, जो आपने 19 तारीख को दिया होगा, 19 मार्च को। क्वेश्चन नंबर 46 को देखिए। 46 में क्या है कि एक कोई एलिमेंट है, क्वेश्चन नंबर 46, कोई एलिमेंट XYZ X है, उस पर चार्ज दे दिया है +2। कहता है कि इसमें इलेक्ट्रॉन उतना ही है जितना सल्फर में है। इलेक्ट्रॉन सल्फर के मुताबिक 16 एटॉमिक नंबर है, तो 16 इलेक्ट्रॉन है इसमें, और जब 16 इलेक्ट्रॉन है तो कहता है कि हैज Z+3 न्यूट्रॉन्स। तो जब X+2 में 16 इलेक्ट्रॉन, तो इसका ओरिजिनल एटॉमिक नंबर 16+2 हो गया 18, जो शो करेगा प्रोटॉन की संख्या में। और तब कहता है कि न्यूट्रॉन जो है ना वो Z+3 है, तो न्यूट्रॉन अगर Z+3, Z हो गया 18, और 18+3 कितना हो गया 21। तो कहता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम न्यूक्लियॉन्स कहलाता है, तो न्यूक्लियस का नंबर कितना हो जाएगा
प्रोटॉन हो गया 18, प्रोटॉन हो गया 18 और न्यूट्रॉन हो गया 21, मिलकर कितना हो गया 39। न्यूक्लियॉन्स 39 है। यही आंसर आपको चुनना है इसमें, तो ऑप्शन नंबर सेकंड। तो इसका इस तरह से आपने देखा इनऑर्गेनिक के सारे क्वेश्चंस बहुत ही आसान और कॉन्सेप्टिव था, सिर्फ आपको कंसंट्रेट होकर सोचना था और ये कंसंट्रेशन एग्जाम के समय में बना रहना चाहिए, तभी आप परफॉर्म अच्छा करेंगे। और इस तरह से मैच करवाइए कौन सा आंसर आपने सही किया है, कौन सा आंसर गलत किया है। अगले टेस्ट में आपका ये कहीं पर कोई मिस्टेक नहीं हो, इस बात का ध्यान रखिएगा। और फॉर द फ्यूचर बेस्ट ऑफ लक। ओके।